गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। टुडे विल टॉक अबाउट आवर सेकेंड यूनिट ऑफ बिजनेस लॉ। विल डिस्कस सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड द टॉपिक इज कंसिडरेशन। इससे पहले वी हैव टॉक्ड अबाउट इंट्रोडक्शन एंड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड टुडे विल टॉक अबाउट कंसिडरेशन। फ्रेंड्स, ये टॉपिक हम 4 सेक्शन में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। First of all, we'll be talking about meaning and definition of consideration. Then we'll discuss legal rules regarding valid consideration. फिर हम बात करेंगे, एक जनरल रूल है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, और इसके एक्सेप्शंस के बारे में भी। एंड एट लास्ट विल डिस्कस अ डॉक्ट्राइन। डॉक्ट्राइन मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इसके एक्सेप्शंस। तो जब टॉपिक आएंगे तब समझाऊंगा आपको इनको भी। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस बिगिन विद सेक्शन 25 कंसिडरेशन। देखिए, थोड़ा बहुत आइडिया है आपको कि कंसिडरेशन क्या है। एज द नेम सजेस्ट, कंसिडरेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विदाउट विच नो सिंगल प्रॉमिस विल बी इन्फोर्सिएबल। बिना कंसिडरेशन के कोई भी प्रॉमिस इन्फोर्सिएबल नहीं होता है। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन बहुत जरूरी है। मैंने आपसे कहा था कि हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कमर्शियल सेंस में पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज अगर मैं आपको अपना मोबाइल सेल करने के लिए ऑफर करता हूं और बदले में आपसे 10,000 रुपये मांगता हूं, तो देयर इज ए कंसिडरेशन फॉर बोथ। मैं आपको मोबाइल दे रहा हूं और आप मुझे बदले में 10,000 रुपये देंगे, तो आपके लिए मोबाइल कंसिडरेशन है और मेरे लिए 10,000 रुपये कंसिडरेशन है। और इसको इस तरह से समझिए कि मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं अपना मोबाइल देने के लिए, तो मेरे प्रॉमिस के बदले में मुझे क्या मिलेगा? मुझे 10,000 रुपये मिलेंगे। वो कंसिडरेशन है मेरे प्रॉमिस का। आप मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं 10,000 रुपये देने के लिए, आपको बदले में क्या मिलेगा? आपको मोबाइल मिलेगा। वो आपके लिए कंसिडरेशन है। तो बिना कंसिडरेशन के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है। ये एक बेसिक एलिमेंट है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का। और टेक्निकल लैंग्वेज में कंसिडरेशन को बोलते हैं क्विड प्रो क्वो। टेक्निकल लैंग्वेज में कंसिडरेशन को बोलते हैं क्विड प्रो क्वो, और इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। भाई, अगर आज मैं आपको कोई प्रॉमिस कर रहा हूं तो बदले में मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। अगर मैं आपको मोबाइल दे रहा हूं तो बदले में मुझे कुछ मिलना चाहिए। वो कुछ कुछ भी हो सकता है, विल डिस्कस अबाउट दैट, लेकिन कंसिडरेशन फाइन। और अलग लैंग्वेज में बात करें तो कंसिडरेशन इज द प्राइस एग्रीड टू बी पेड बाय द प्रोमिसी फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रोमिसर। मेरे ऑब्लिगेशन के बदले में आप जो प्राइस पे करने वाले हैं वो कंसिडरेशन है। मेरा ऑब्लिगेशन है कि मैं आपको अपना मोबाइल दूं, बदले में आप जो मुझे 10,000 रुपए देंगे वो कंसिडरेशन है। द वर्ड कंसिडरेशन वॉज डिस्क्राइब्ड इन ए वेरी पॉपुलर इंग्लिश केस, मिसा वर्सेस करी। अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन in the sense of law may consist either in some right, interest, profit or benefit accruing to one party, or forbearance, detriment, loss or responsibility given, suffered or undertaken by the other party। थोड़ा सा टेक्निकल हो गया बच्चों। देखो, आप इसको पहले ऐसे प्रैक्टिकली समझो कि जब दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो लेन देन होता है, आदान प्रदान होता है किसी चीज का, पैसे का, रिसोर्स का, कमोडिटी का, गुड्स का, अपने अधिकारों का। कुछ ना कुछ मैं आपको दूंगा और कुछ ना कुछ आप मुझे देंगे। अब होता क्या है, जो लेन देन होता है ना, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। समझिएगा। और मैं तो कहूंगा कि दोनों ही होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। कहीं पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, कहीं नेगेटिव नेगेटिव होता है। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। जैसा मैंने कहा कि मैं आपको मोबाइल दे रहा हूं, आप मुझे 10,000 रुपए दे रहे हैं, तो मेरे लिए एक तरह का लॉस है। मैं अपना मोबाइल वो आपको दे रहा हूं तो वो डेट्रीमेंट कहलाता है, किसी चीज से दूर होना, किसी चीज से अलग होना। लेकिन बदले में मुझे 10,000 रुपए भी मिल रहे हैं। आप मुझे 10,000 रुपए दे रहे हैं तो वो आपके लिए एक तरह का लॉस है, लेकिन उसके बदले में आपको मोबाइल भी मिल रहा है। तो वो ये कह रहा है, दोबारा पढ़ते हैं इसको। अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन द सेंस ऑफ लॉ में कंसिस्ट ईदर,
आपको कोई अधिकार, कोई राइट मिलेगा, किसी चीज में आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आपको कोई प्रॉफिट होगा, आपको कोई बेनिफिट होगा, और दूसरी वाली पार्टी को कोई फोरबियरेंस हो सकता है, मतलब वो किसी चीज से दूर हो सकती है, डेट्रीमेंट, उसको नुकसान हो सकता है, लॉस, या उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेट अस टेक एग्जांपल। मैंने आपसे कहा कि भाई आप ये 50,000 रुपए ले लीजिए और आप मेरे ऊपर एक्सीडेंट का केस मत कीजिए, तो मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा, लेकिन उससे क्या होगा, फोरबियरेंस होगा, डेट्रीमेंट होगा कि आपके पास मेरे ऊपर जो केस करने का अधिकार था वो अब आप नहीं करेंगे। तो बच्चों, फोरबियरेंस और डेट्रीमेंट और लॉस और रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द का इस्तेमाल नेगेटिव कंसिडरेशन के लिए किया जाता है कि जब आपके पास कोई अधिकार है, आपके पास मेरे ऊपर कोर्ट केस करने का अधिकार है, और आप उस अधिकार को इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप उस अधिकार को छोड़ देंगे, तो उसे फोरबियरेंस या डेट्रीमेंट कहा जाता है। गॉट द पॉइंट? तो पार्टी को कोई राइट मिल सकता है, कोई इंटरेस्ट मिल सकता है, कोई प्रॉफिट हो सकता है, कोई बेनिफिट हो सकता है, या फिर उसको कोई फोरबियरेंस, डेट्रीमेंट या लॉस भी हो सकता है। फाइन। फिर हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज नॉट वैलिड, क्योंकि एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का, वो इन्फोर्सिएबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए प्रोमिसेस टू गिव बी अ कार विदाउट बी डूइंग और एब्सटेंड टू डू एनीथिंग, वो ऐसे ही कार दे रहा है बी को, वो बदले में कुछ नहीं कर रहा है, कोई पॉजिटिव एक्ट नहीं, कोई नेगेटिव एक्ट नहीं, मतलब एक तरह से फ्री में मिल रही है उसको कार, makes the promise by an unenforceable. This will be a gift, not a contract per se, क्योंकि इसमें सिंगल साइड कंसिडरेशन है। ए बी को कार देने के लिए बोल रहा है, बदले में बी क्या दे रहा है, न तो कोई फोरबियरेंस है, न डेट्रीमेंट है, न लॉस है, न कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, न कोई राइट है, न कोई प्रॉफिट है। ए इज नॉट गेटिंग एनीथिंग इन एक्सचेंज फॉर प्रॉमिस टू बी, इसलिए ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कंसिडरेशन हमेशा म्यूचुअल होता है बच्चों, दोनों पार्टीज को होना चाहिए। सो दिस विल बी ए गिफ्ट एंड नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट पर से। तो ये बेसिक हुआ कि कंसिडरेशन क्या होता है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल एलिमेंट है। चलिए और आगे बात करते हैं। नाउ लेट अस टॉक टेक्निकली। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो सेक्शन 2D है वो कंसिडरेशन को डिफाइन करती है, और देखिए कंसिडरेशन क्या है। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर, एक बार पूरा पढ़ लेते हैं बच्चों। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन हैज डन और abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or abstain from doing something, such an act or abstinence or promise is called consideration for the promised। थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, लेकिन चलिए डिस्कस करते हैं, एक एक फ्रेज पे, एक एक पार्ट पे बात करते हैं। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर, इन सब की डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, अभी डेफिनेशन पढ़ना है। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर, मैं आपको अपना मोबाइल बेचना चाहता हूं, मैं आपसे कह रहा हूं भाई आप मेरा मोबाइल 10,000 रुपए में खरीदेंगे क्या, ये मेरी डिजायर है, ये मेरी इच्छा है। तभी तो अपन ने उधर पढ़ा था एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस। सो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन, प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन, वो आप हो सकते हैं, आपके अलावा कोई और हो सकता है। इसको अभी सिर्फ ऐसे समझो कि मैं आपको अपना मोबाइल बेचना चाहता हूं, अब मुझे उसके लिए 10,000 रुपए चाहिए, वो आप दें या कोई और दे। फाइन। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेंड फ्रॉम डूइंग, यानी आप पास्ट में या तो कोई काम कर चुके हैं और या फिर आपने कोई काम नहीं किया था, और डज और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग, आज आप कोई काम करते हैं या नहीं करते हैं, और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, और या फिर फ्यूचर में उसे करने का प्रॉमिस करते हैं। तो बच्चों ये पूरा जो फ्रेज है इसका मतलब ये हुआ कि कंसिडरेशन पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। हो सकता है आपने पास्ट में मेरे लिए कोई काम किया था या नहीं किया था, हो सकता है आज आप कोई काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और हो सकता है आप फ्यूचर में उस काम को करने का प्रॉमिस कर रहे हैं। तो कंसिडरेशन पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है।
तो फिर आगे लिखा है सच एन एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। ऐसे एक्ट और एब्सटिनेंस को कंसिडरेशन कहा जाता है। अगर मैं इस डेफिनेशन को ब्रेक कर दूं, इसको एनालाइज करना चाहूं, तो देर आर 4 एलिमेंट्स। नंबर 1, देर आर 5 एलिमेंट्स। नंबर 1, कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर। हम अभी डिटेल में बात करेंगे। प्रोमिजर की डिजायर पे होना चाहिए। मैं आपको अपना मोबाइल बेचना चाहता हूं, आपसे 10,000 रुपए लेना चाहता हूं, मेरी डिजायर है। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन कोई भी दे सकता है, मुझे 10,000 रुपए चाहिए, कोई भी दो। कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है। कंसिडरेशन इज एन एक्ट डूइंग समथिंग। पता है आपको, कंसिडरेशन किसी काम को करने के लिए हो सकता है। एंड कंसिडरेशन इज एब्सटिनेंस, एब्सटेंड फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी काम को नहीं करने के लिए भी हो सकता है। इसमें हमेशा एक ही एग्जाम्पल आता है कि आप मेरे खिलाफ कोर्ट केस मत कीजिए, मैं आपको पैसे दे देता हूं। दिस इज कॉल्ड एब्सटिनेंस, दिस इज कॉल्ड फोरबियरेंस। तो ये 5 डेफिनेशन है, डेफिनेशन के एलिमेंट्स हैं कंसिडरेशन की, और इन पर ही हमको एक एक करके डिटेल में डिस्कशन करना है। चलिए शुरू करते हैं। लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट। सबसे पहला ही रूल सबसे इंपॉर्टेंट है, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर। तो जैसा अभी मैंने आपको सिंपल वे में एग्जांपल दिया कि कंसिडरेशन प्रोमिजर की डिजायर पे होना चाहिए। मैं आपको अपना मोबाइल बेचना चाहता हूं, मैं आपसे आपकी कार खरीदना चाहता हूं, मेरी डिजायर है। सो वही लिखा है, कंसिडरेशन must be given at the desire or request of the promiser. The desire may be expressed or implied. The act done or loss suffered by the promisee must have been done or suffered at the desire of the promiser. आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं, आपने मेरे घर के बाहर खड्डा खोदा, आपने काम किया, अपनी एनर्जी लगाई, अपने एफर्ट्स लगाए, आपने बाहर काम किया। क्या मेरे कहने पे किया? क्या मेरी रिक्वेस्ट पे किया? मैं आपको पढ़ा रहा हूं, रोज पढ़ा रहा हूं, क्या वो मैं आपकी डिजायर पे, आपकी रिक्वेस्ट पे पढ़ा रहा हूं? एक्ट डन और लॉस सफर्ड बाय द प्रोमिजी मस्ट हैव बीन डन और सफर्ड एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मेरी रिक्वेस्ट, मेरी डिजायर होनी चाहिए एक्ट डन वॉलेंटरीली और एट द डिजायर ऑफ ए थर्ड पार्टी इज नॉट ए कंसिडरेशन। आप अपनी इच्छा से मेरे घर के बाहर आके और कोई खड्डा खोद देंगे, मैं थोड़ी पैसे दूंगा उसके। या मेरा पड़ोसी कहेगा कि भाई सोनी सर के घर के आगे खड्डा खोद दो, पेड़ लगाना है, तो मैं थोड़ी उसके पैसे दूंगा। मेरी रिक्वेस्ट पे होना चाहिए। वॉलेंटरीली कोई काम करेंगे या थर्ड पार्टी की डिजायर पे करेंगे, दैट विल नॉट बी अ वैलिड कंसिडरेशन। फॉर एग्जाम्पल, ए सन इज लॉस्ट एंड बी वॉलेंटरीली गोज इन सर्च ऑफ हिम। आप जाते हैं क्योंकि आपका पड़ोसी है, आपका फ्रेंड है। नाउ यू कैनॉट क्लेम एनी रिवॉर्ड फॉर फाइंडिंग हिम, क्योंकि वो काम आपने एक ही रिक्वेस्ट पे नहीं किया था, वॉलेंटरीली किया था, अपनी इच्छा से किया था। तो बात सिंपल है, लेकिन काम की है। वॉलेंटरीली नहीं चलेगा, थर्ड पार्टी की रिक्वेस्ट पे नहीं चलेगा, प्रोमिजर की डिजायर पे होना चाहिए। मैं कहूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी इच्छा होगी, तभी आप खड्डा खोदेंगे, तभी आप कोई काम करेंगे। फाइन। बड़ा इंपॉर्टेंट केस है इस पे, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, समझिएगा दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल है। मिस्टर ए कंस्ट्रक्टेड ए मार्केट एट हिज ओन एक्सपेंसेस एट द डिजायर ऑफ द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। एक शहर के कलेक्टर ने मिस्टर ए को बोला कि भाई इस बाजार में आप एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाइए, एक मार्केट बनाइए अपने खर्चे पे। कलेक्टर ने बोला कि आप इस मार्केट में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाओ अपने खर्चे से, फिर उसको किराए पे दो, और वहां जो दुकानदार है उनसे कमीशन भी लो आप, तो वो आपकी अर्निंग हो जाएगी। ठीक है। तो कलेक्टर की रिक्वेस्ट पे ए ने वो मार्केट बनाया। बी टुक अ शॉप ऑन रेंट इन दैट मार्केट। तो आपने मार्केट में किराए से दुकान ले ली बी ने। अब बी देखो क्या पे करेगा, बी एक तो दुकान का किराया पे करेगा। बी प्रोमिस्ड टू पे कमीशन ऑन सेल टू ए। दुकान का किराया तो बी देगा ही सही, लेकिन बी ने यह भी प्रॉमिस किया ए को कि भैया तूने दुकानें अपने खर्चे पे बनाई है, तो इसके बदले में, इसके एवज में मैं आपको अपनी जो भी बिक्री होगी, सेल्स होगी, उस पर कमीशन दूंगा। समझ गए? लेटर
बी रिफ्यूज टू पे द कमीशन, और फिर बाद में बी ने कमीशन देने से मना कर दिया। फाइन दोस्तों, हेल्ड दैट एग्रीमेंट वाज वॉइड फॉर वांट ऑफ कंसिडरेशन। अब मैं आपको समझाता हूं। मैंने दुकान किराए से ली या बी ने दुकान किराए से ली, तो वो जो किराया आप दे रहे हैं उसका तो कंसिडरेशन है कि आपने मालिक से शॉप ली है किराए के लिए, आप उसका पूरे महीने यूज करेंगे तो आपको उसका किराया देना पड़ेगा, दैट इज कंसिडरेशन। और वो आपकी डिजायर थी कि आप उस मार्केट में, उस कॉम्प्लेक्स में दुकान किराए पे लेना चाहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो कमीशन वाला फैक्टर है, कमीशन ऑन सेल्स, किस बात का कमीशन मांग रहा है वो? फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दो शॉप्स। क्या ये शॉप्स का कंस्ट्रक्शन बी के कहने पर हुआ था? नहीं। क्या ये शॉप का कंस्ट्रक्शन बी के कहने पे हुआ था, बी की रिक्वेस्ट पे हुआ था? नहीं। तो फिर किस बात का कमीशन? यही कोर्ट ने डिसाइड किया कि भाई ये शॉप्स का कंस्ट्रक्शन कलेक्टर की डिजायर पे हुआ था, ना कि मिस्टर बी की डिजायर पे हुआ था। तो जब बी ने उस चीज के लिए रिक्वेस्ट की ही नहीं, बी की डिजायर थी ही नहीं, तो फिर आप कैसे उस चीज के बदले में कंसिडरेशन मांग सकते हैं? वही लिखा है बच्चों लास्ट में, ए हैड कंस्ट्रक्टेड द मार्केट एट द डिजायर ऑफ कलेक्टर, नॉट बी। तो आई थिंक क्लियर है आपको ये केस। आगे चलते हैं। एक और एग्जाम्पल है, मिस्टर आर सेव्स एस गुड्स फ्रॉम फायर विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो। आपका पड़ोसी है, उसकी आग लग गई, आपने वॉलंटरीली उसके सामान को उस आग से बचाया, आग बुझाने में मदद की। करते हैं ऐसा, सब लोग करते हैं। बट हियर आर कैनॉट डिमांड एनी रिवॉर्ड फॉर हिज सर्विस एज द एक्ट बीइंग डन वॉलंटरीली। ठीक है, मेरे ख्याल से अब तो ये क्लियर है आपको पहला पॉइंट। आगे चलते हैं। सेकेंड, बच्चों कंसिडरेशन प्रोमिसर की डिजायर पे होना चाहिए, बट सेकंड पॉइंट सेज कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। दे कोई भी सकता है, कंसिडरेशन कहीं से भी आ सकता है। अंडर द इंग्लिश लॉ, अगर हम यूके की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, तो कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी ओनली। लेकिन अपन तो हिंदुस्तान में है, इन इंडिया consideration may proceed from promisee or any other person on his behalf even if not a party to the contract। कोई मतलब नहीं है पैसा कहां से आ रहा है, आना चाहिए। समझ गए? तो इंडिया में हम बोलते हैं कि भाई कंसिडरेशन हमें प्रोमिसी दे सकता है और कोई स्ट्रेंजर, कोई थर्ड पार्टी भी दे सकती है। सो अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन सू द एग्रीमेंट, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो कंसिडरेशन के लिए स्ट्रेंजर है, कोई थर्ड पार्टी है, वो भी उस एग्रीमेंट पे कोर्ट केस कर सकती है। दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव कंसिडरेशन। मैं पहले एग्जांपल पे आता हूं, फिर वापस ये पैराग्राफ आपको बताऊंगा। इससे आपको समझ में आएगा कि कंसिडरेशन कहां से आ सकता है। एन ओल्ड, देखिए टफ है कोर्ट केस, थोड़ा समझिएगा। एन ओल्ड लेडी मेड अ गिफ्ट ऑफ हर प्रॉपर्टी टू हर डॉटर। ठीक है, एक वृद्ध महिला ने अपनी प्रॉपर्टी अपनी डॉटर को गिफ्ट की, विद अ डायरेक्शन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू हर मैटरनल अंकल बाय वे ऑफ एनविटी। लेकिन वो ओल्ड लेडी ने उसमें एक कंडीशन डाल दी कि आप इस एक निश्चित धनराशि, एक सर्टेन सम ऑफ मनी पीरियडिकली अपने मैटरनल अंकल को, यानी वो जो ओल्ड लेडी का ब्रदर था, उसको आप देते रहेंगे। ठीक। On the same day, the daughter executed a writing in favor of the brother। वो जो old lady का brother था, agreeing to pay annuity। तो वो जो बच्ची थी जिसको प्रॉपर्टी मिली, उसने एक एग्रीमेंट लिख दिया कि भाई मैं अंकल को एनविटी एक डेफिनेट सम पीरियडिकली पे करती रहूंगी। अब आप ध्यान से देखना, समझना बात क्या है। वो जो डॉटर है और जो मैटरनल अंकल हैं, उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ। वो जो डॉटर है, जो मैटरनल अंकल हैं, उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ। डॉटर ने प्रॉमिस किया, डॉटर ने प्रॉमिस किया कि वो अपने मैटरनल अंकल को पीरियडिकली एक अमाउंट देती रहेगी। लेकिन डॉटर को बदले में क्या मिला? उस डॉटर को अंकल ने क्या दिया? अंकल ने तो कुछ नहीं दिया। लेकिन बॉस, वो डॉटर अंकल को जो प्रॉमिस कर रही है, उसका कंसिडरेशन उसको उसकी ओल्ड लेडी से मिल चुका, आंटी से मिल चुका, मदर से मिल चुका, उन्होंने उसको प्रॉपर्टी दी थी। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, आई रिपीट, डॉटर ने अपने मैटरनल अंकल को एक डेफिनेट अमाउंट पीरियडिकली पे करने का प्रॉमिस किया, जिसके बदले में प्रॉपर्टी के रूप में
कंसिडरेशन उनको अपनी आंटी से, उस ओल्ड लेडी से मिल गया, यहां डायरेक्ट उसे कंसिडरेशन मैटरनल अंकल से नहीं मिला। फाइन, ठीक है। दिस केस वॉज चिन्नैया वर्सेस रामैया। तो अब बात यह आती है कि क्या अंकल इस पे केस करके और उसे एनफोर्स करा सकते हैं, जबकि उन्होंने डायरेक्टली तो कोई कंसिडरेशन दिया ही नहीं। तो देखिए लास्ट में लिखा है, इट वॉज हेल्ड दैट देयर वॉज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द अंकल टू रिकवर द मनी फ्रॉम द डॉटर। तो अंकल के लिए कंसिडरेशन था, लेकिन वो कंसिडरेशन अंकल ने नहीं दिया, ओल्ड लेडी ने दिया था। तो कोई भी दे, कंसिडरेशन मिलना चाहिए। एक और एग्जांपल देखिए, मिस्टर एक्स परचेजेस अ कार फ्रॉम व्हीकल डीलर। द कार इज फाइनेंस्ड बाय आईसीआईसीआई ऑन हायर परचेज बेसिस। Here ICICI pays consideration to vehicle dealer for sale of car to X। एग्रीमेंट यहां पे मिस्टर एक्स और व्हीकल डीलर के बीच में हो रहा है। कंपनी जो है वो आपको कार दे रही है, लेकिन उसका कंसिडरेशन कौन दे रहा है? फाइनेंस कंपनी दे रही है। पैसा कहीं से भी मिले, कंसिडरेशन कहीं से भी आ सकता है, होना चाहिए बस कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट। पहला हमने पढ़ा प्रोमिसर की डिजायर पे होना चाहिए, दूसरा हमने पढ़ा कंसिडरेशन कहीं से भी आ सकता है, प्रोमिस खुद दे सकता है या कोई एनी अदर पर्सन, कोई थर्ड पार्टी भी दे सकती है। आगे चलते हैं। ये आसान है बच्चों, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। ये तो हमने बेसिक्स में भी पढ़ा था। एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है समथिंग डन, कोई काम आप कर चुके हैं, और एग्जीक्यूटरी का मतलब टू बी डन, कोई काम आपको करना है। A consideration which consists in the performance of an act is said to be executed। फिर से पढ़ें, a consideration which consists in the performance of an act, मतलब कोई काम हो गया है उसे executed कहते हैं। और अगर उसमें प्रॉमिस है, प्रॉमिस मतलब हुआ नहीं है, अभी तो हम वादा कर रहे हैं, it is said to be executory। एग्जाम्पल से देखिए आपको समझ में आ जाएगा। A pays ₹5,000 to B, दे दिए मैंने आपको 5,000 रुपए, and B promises to deliver to him a certain quantity of wheat within a month। मैंने आपको 5,000 रुपए दे दिए, आप एक महीने बाद मुझे गेहूं देंगे। इन दिस केस A pays the amount whereas B merely makes a promise। मैंने आपको पैसे दे दिए, आप प्रॉमिस कर रहे हैं, therefore the consideration paid by A is executed, क्योंकि मैं आपको पैसे दे चुका हूं। whereas the consideration promised by B is executory, क्योंकि वो अभी पैसे देना बाकी है। ठीक है, ये सिंपल पॉइंट है। अब आ जाते हैं, इंटरेस्टिंग बात है, कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। याद है आपको, अभी हमने पढ़ा था हैज डन, देखिए लिखा भी है, वहां वर्ड लिखा था हैज डन और एब्सटेंड फ्रॉम डूइंग। आप कोई काम कर चुके हैं या आपने नहीं किया था। डज और एब्सटेंड्स फ्रॉम डूइंग, या प्रोमिसेस टू डू और प्रोमिसेस टू एब्सटेंड फ्रॉम डूइंग समथिंग। यानी कंसिडरेशन पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है। सो डेफिनेशन में जो वर्ड है हैज डन और एब्सटेंड फ्रॉम डूइंग इन सेक्शन 2D आर अ रिकॉग्निशन ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ पास्ट कंसिडरेशन। डॉक्ट्राइन मतलब होता है बच्चों प्रिंसिपल, ये पास्ट कंसिडरेशन का प्रिंसिपल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। When the consideration by one party for a present promise was given in the past, that is before the date of the promise, it is said to be past consideration। For example, मैंने आपको 12th में कुछ चीज पढ़ाई थी, मैंने आपको 12th में पढ़ाया था, पढ़ा दिया उस समय। आज आप मुझे उसकी फीस देने का प्रॉमिस करते हैं कि सर आपने पिछले साल हमें पढ़ाया था और ये उसके 5,000 रुपए मैं आपको देता हूं। यानी आप जो प्रॉमिस कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, आप मुझे 5,000 रुपए देने का प्रॉमिस कर रहे हैं, इसका कंसिडरेशन आपको ऑलरेडी मिल चुका है। पिछले साल मैंने आपको पढ़ा दिया था, उसके एवज में आप मुझे 5,000 रुपए दे रहे हैं। बच्चों, इट इज कॉल्ड पास्ट कंसिडरेशन। फिर से पढ़ें, When the consideration by one party यानी मैं for a present promise, आपका जो आज का प्रॉमिस है उसका consideration was given in the past, that is before the date of the promise, it is said to be past consideration। लेकिन इसमें खतरनाक बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, however it is necessary that at the time the consideration was given, that must have been done at the desire of the promiser। आप मेरे मोहल्ले में रहते हैं, पिछले साल आप 12th में थे,
मैंने ऐसे ही वॉलेंटरीली आपको बुलाया क्योंकि मैं भी कॉमर्स का टीचर हूं और मैं आपको डाउट्स बताता था, प्रॉब्लम्स बताता था, कुछ कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा देता था। यू डिडंट कम टू मी एंड यू डिडंट रिक्वेस्ट मी, मैं वॉलेंटरीली आपकी मदद कर रहा था और आज आप उसको पे करने के लिए मुझे प्रॉमिस करते हैं, वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं है बच्चों। हमारे कंसिडरेशन की पहली कंडीशन थी, इट मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। आप मेरे पास आए, आपने कहा सर मुझे पढ़ा दीजिए, मैंने आपको पिछले साल 12th में पढ़ा दिया और आज आप उसके लिए मुझे 5,000 रुपए का देने का प्रॉमिस करते हैं, वो वैलिड है। तो पास कंसिडरेशन वैलिड तभी होता है जब वो प्रोमिसर की डिजायर पे हो, वॉलेंटरी नहीं होना चाहिए। फाइन, आई रिक्वेस्ट यू टू फाइंड माई लॉस्ट डॉग। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरा कुत्ता गुम गया है, उसको ढूंढे। ढूंढ लिया आपने। अब सुनना, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरा कुत्ता ढूंढें, आपने ढूंढ लिया। क्या आप मुझसे लीगली कोई रिवॉर्ड ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। लेकिन तो ये बात यहीं पे खत्म हो गई। बट आफ्टर यू हैव डन द सेम, फिर जब आप कुत्ते को ढूंढ के ले आए, आई प्रॉमिस टू पे यू ₹500 फॉर दैट। अब मैं कहता हूं कि चलो यार मैं आपको 500 रुपए देने का प्रॉमिस करता हूं। दिस इज द केस ऑफ पास्ट कंसिडरेशन। क्यों? दो बातें हैं इसमें। एक तो ये पास्ट है क्योंकि आप मेरा कुत्ता ढूंढ के ला चुके, उसके बाद मैं आपको पैसे देने का प्रॉमिस कर रहा हूं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप जो कुत्ता ढूंढने गए थे वो मेरी रिक्वेस्ट पे गए थे, वॉलेंटरी नहीं था। तो दोनों बातें हैं। नंबर वन, एट द रिक्वेस्ट और डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। नंबर टू, पास्ट में आपने कोई काम किया था तो वो वैलिड कंसिडरेशन है। बट जैसा कि मैंने कहा, पास्ट वॉलेंटरी सर्विसेज रेंडर्ड बाय अ पार्टी कैन नॉट बी सेड टू बी पास्ट कंसिडरेशन। वॉलेंटरीली को हम नहीं मानते हैं, ठीक है। ए परफॉर्म सम सर्विसेज टू बी एट हिज डिजायर। बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेज है। ए ने कोई काम किया बी की डिजायर पे। आफ्टर अ वीक बी प्रोमिसेस टू कॉम्पेंसेट। एक सप्ताह बाद बी ने कहा कि मैं पैसे दूंगा जो आपने मेरे लिए काम किया था। इट इज सेड टू बी पास्ट कंसिडरेशन। और आप लीगली वो पैसा ले सकते हैं, बी से रिकवर कर सकते हैं क्योंकि वो डिजायर पे था और पास्ट कंसिडरेशन था। आई थिंक क्लियर है आपको। फाइन, आगे चलते हैं। ये तो बड़ा आसान है। कंसिडरेशन प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। आज हम साइमल्टेनियसली कोई काम कर रहे हैं, मैं आपको मोबाइल दे रहा हूं, आप मुझे पैसे दे रहे हैं, वो प्रेजेंट कंसिडरेशन है। मैं आपको 1 महीने बाद मोबाइल दूंगा, आप मुझे उसके बाद पैसा देंगे, वो फ्यूचर कंसिडरेशन है। इसमें डिस्कशन के लिए कोई मुद्दा नहीं है। पास्ट कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट था, प्रेजेंट कंसिडरेशन आसान है, फ्यूचर कंसिडरेशन और भी आसान है। आगे चलते हैं मेरे ख्याल से। चलिए, इंटरेस्टिंग है। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिकेट। देखिए, हमने कहा था क्विड प्रो को, मतलब समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ। मैं आपको अपना मोबाइल दे रहा हूं, बदले में आपसे 10,000 रुपए ले रहा हूं, चलेगा। मैं आपको अपना मोबाइल बेचने का ऑफर करता हूं 100 रुपए में, चलेगा। मैं आपको अपना मोबाइल बेचने का ऑफर करता हूं 1,00,000 रुपए में, चलेगा। भैया ये तो म्यूचुअल डील है, आपके और मेरे बीच का आपसी मामला है। कंसिडरेशन होना चाहिए, कितना होना चाहिए ये कानून नहीं कहता है, कुछ होना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। This something in return, however, need not necessarily be commensurate with the something given. जरूरी नहीं है कि मैं जितनी और जो चीज आपको दे रहा हूं मुझे भी बदले में उतनी ही और वैसी ही चीज मिले, कुछ भी हो सकता है। The law simply provides that a contract should be supported by consideration. It does not lay down anywhere that it should be adequate. कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको अपना ये मोबाइल 50 रुपए में भी बेच सकता हूं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं आपको अपना मोबाइल, या आप मुझसे ये मोबाइल 1,00,000 रुपए में भी खरीद सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये तो आपके और मेरे बीच का म्यूचुअल मैटर है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यदि कंसिडरेशन जरूरत से ज्यादा ज्यादा या जरूरत से ज्यादा कम है तो फिर हमें कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पे डाउट जरूर हो सकता है। समझ गए? वही बात अगले पैराग्राफ में लिखी है। हो सकता है मैंने आपके साथ धोखा किया हो, आपको झूठ बोल के बेचा हो, आप पे प्रेशर बना के बेचा हो, वो चीजों की संभावना बढ़ जाती है। हाउएवर, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 25 प्रोवाइड्स
that inadequacy of consideration may be taken into account by the court in determining the question whether the consent of the promisor was freely given. लेकिन ये जरूर है कि हम ये देखते हैं कि क्या कंसेंट फ्री थी। आप इस मोबाइल को 1,00,000 रुपए में खरीद रहे हैं, कहीं आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं था। मैं आपको ये मोबाइल 100 रुपए में बेच रहा हूं, कहीं इसके पीछे कोई प्रेशर, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोई फ्रॉड तो नहीं था। कोर्ट इस बात की जरूर पड़ताल कर लेती है, वो भी तब जब डिस्प्यूट होता है। एग्जाम्पल पढ़े। X promises to sell a house worth rupees 6 lakhs for 1 lakh only. 6 लाख की चीज 1,00,000 रुपए में बेच रहा है, कोई बात नहीं, प्राइमा फेसी कोई दिक्कत नहीं है। The adequacy of the price in itself shall not render the transaction void. ठीक है ना। तो 6 लाख की चीज को 1,00,000 में बेचना ट्रांजेक्शन को वॉइड नहीं कर देगा, unless the party pleads that transaction takes place under the coercion, अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड। जब तक कि दूसरी वाली पार्टी इस पर कोर्ट केस नहीं करे, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि हमारे साथ फ्रॉड किया गया, हम पे दबाव डाला गया, 6 लाख की चीज हमसे 1,00,000 में खरीदी गई या बेची गई, तब कहीं जाके कोर्ट इंटरफियर करेगा। अदरवाइज हम ये मानते हैं कि अगर दोनों पार्टीज राजी हैं, उनकी फ्री कंसेंट है, तो फिर कंसिडरेशन की क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे ख्याल से क्लियर है ये भी आपको। चलिए आगे चलते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी गुड पॉइंट, एग्जाम में आने की संभावना भी रखता है। परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। टेक्निकल बात है बच्चों, काम की बात है। परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। देखो मैं इसको ऐसे समझाता हूं कि कंसिडरेशन हमेशा कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए। दैट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ योर एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। कंसिडरेशन एक्स्ट्रा होना चाहिए। That should not be part of your existing obligation. आपने मुझे 10,000 रुपए देके मेरे यहां कोचिंग लगाई, आपने मुझे 10,000 रुपए देके मेरे यहां कोचिंग लगाई, हो गया। अब मैं आपको एक और ऑफर कर रहा हूं कि भाई आप मुझे 5,000 रुपए और दीजिए, मैं आपको अच्छा पढ़ाऊंगा, आपके एग्जाम में ज्यादा मार्क्स आएंगे। नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। क्या अच्छा पढ़ाना, एग्जाम में ज्यादा मार्क्स दिलाना उस ओरिजिनल एग्रीमेंट का पार्ट नहीं था? क्या ये एक सेपरेट कंसिडरेशन है? बिल्कुल नहीं। हमने अपने किसी कोर्ट केस के लिए किसी वकील को अपॉइंट किया और उस वकील को हम 50,000 रुपए फीस देंगे, हो गया कॉन्ट्रैक्ट। अब वो वकील कह रहा है कि 10,000 रुपए और दो तो मैं आपको केस जिता दूंगा या आपका केस मैं अच्छे से लड़ूंगा। क्यों भाई? केस जिताना, केस अच्छे से लड़ना, क्या वो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है? तो वो जो सेपरेट 5,000 रुपए का प्रॉमिस किया जा रहा है वो एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि दैट वाज द पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना। तो जो चीज आप लीगली करने के लिए बाउंड होते हैं अंडर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, वो कोई सेपरेट कंसिडरेशन नहीं हो सकता। तो देखिए आगे क्या लिखा है। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी द परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग ड्यूटी, इट मस्ट बी समथिंग मोर देन प्रोमिजर्स एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। आपने मुझे 10,000 रुपए दिए लॉ पढ़ाने के लिए, ठीक है, आपने मुझे 10,000 रुपए दिए लॉ पढ़ाने के लिए, हो गया काम। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई मुझे 2,000 रुपए और दो तो मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। क्यों भैया? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराना क्या उस ओरिजिनल एग्रीमेंट का पार्ट नहीं था? 10,000 रुपए में जो लॉ पढ़वा रहे थे आप, उसका पार्ट था। तो वो जो 2,000 रुपए मैं आपसे एक्स्ट्रा मांग रहा हूं वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि वो तो मेरी एग्जिस्टिंग ड्यूटी है, मेरे एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन का पार्ट है। इट मस्ट बी समथिंग मोर देन योर एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। आपने मुझसे 10,000 रुपए में लॉ पढ़ने का कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने आपसे कहा आप मुझे 2,000 रुपए और दीजिए, मैं आपको अकाउंट्स की भी प्रॉब्लम बताऊंगा। नाउ दिस इज अ वैलिड कंसिडरेशन, क्योंकि अकाउंट्स की प्रॉब्लम बताना मेरे लॉ के कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं था, मैं आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा कर रहा हूं तो उसका एक्स्ट्रा कंसिडरेशन हो सकता है, लेकिन कोई कंसिडरेशन मेरी एग्जिस्टिंग ड्यूटी का पार्ट नहीं हो सकता। गॉट द पॉइंट? ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट बाय अ पर्सन हु इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म द सेम, legally bound to perform the same cannot be a consideration for a contract. Hence, a promise to pay money to a witness is void, for it is without consideration.
अब इसको समझो वो क्या कह रहा है। गवाह, गवाह का काम क्या होता है भाई? गवाह का ऑब्लिगेशन क्या होता है कि कोर्ट में जाके गवाही देना और जो सच्चाई है उसे बताना। अब हम उसको पैसे दे रहे हैं कि भाई ये पैसे ले ले और तू हमारे फेवर में गवाही देना। नॉट ए वैलिड कंसिडरेशन। क्यों? क्योंकि गवाही देना उसका एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन है, उसकी परफॉर्मेंस का पार्ट है, उसके लिए कोई सेपरेट कंसिडरेशन नहीं हो सकता है। सिमिलरली एन एग्रीमेंट बाय क्लाइंट टू पे टू हिज काउंसिल, काउंसिल मतलब आपका लीगल एडवाइजर, एडवोकेट, आफ्टर द लेटर हैज बीन एंगेज्ड, अपन ने वकील अपॉइंट कर लिया, उसकी फीस तय होगी, अब आप उसको एक्स्ट्रा पैसे देने की बात कर रहे हो, अ सर्टेन सम ओवर एंड अबव द फी इन द इवेंट ऑफ सक्सेस ऑफ द केस वुड बी वॉइड, कि भैया अगर केस जीत गए तो हम आपको इतना पैसा एक्स्ट्रा देंगे। नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन, क्योंकि वो तो उसके एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन का पार्ट था। समझ गए? फिर जैसे मैं आपसे कह रहा था, बट वेयर अ पर्सन प्रोमिसेस टू डू मोर देन ही इज लीगली बाउंड टू डू, मैं आपको लॉ पढ़ाने के लिए बाध्य हूं, लेकिन अगर मैं आपको एडिशनली अकाउंट्स भी पढ़ा रहा हूं, उसके भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, वो एक वैलिड कंसिडरेशन हो सकता है, प्रोवाइडेड कि वो लॉफुल हो, लीगल हो, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ना हो, वो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, तो फिर उसे एक वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा। गॉट द पॉइंट? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ना, समझना, पूछना, फिर और आगे चलेंगे। 5. नेक्स्ट पॉइंट सिंपली सेज कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। इल्यूजरी मतलब होता है फेक, कंसिडरेशन रियल होना चाहिए। देखिए कितने कम हो सकता है, लेकिन वो रियल होना चाहिए, इल्यूजरी नहीं होना चाहिए। इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैं दिया करता हूं कि आप सब लोग मुझे 10-10 हजार रुपए देंगे और मैं आपको आशीर्वाद दूंगा एग्जाम में पास होने का, तो भैया ये कोई रियल कंसिडरेशन नहीं है, ये इल्यूजरी है, ठीक है, छलावा है। आप सब मुझे 10-10 हजार रुपए दीजिए, मैं आपको खजाने का नक्शा बताऊंगा, उसका पता बताऊंगा, इल्यूजरी कंसिडरेशन है, नॉट अ रियल कंसिडरेशन। समझ गए बच्चों? कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए, इल्यूजरी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। कंसिडरेशन होना चाहिए, रियल होना चाहिए, तो भैया लॉफुल भी तो होना चाहिए, एथिकल भी तो होना चाहिए, और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा, 50 लाख रुपए दूंगा, आप मेरे लिए किसी पर्सन का मर्डर कर दें, यहां कंसिडरेशन है लेकिन अनलॉफुल है। मैं आपको 5 लाख रुपए देता हूं, उस आदमी से का मकान अपने कब्जे में कर लो, अपन उसको बेच के फिर पैसे खाएंगे, अनलॉफुल है, इलीगल है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है, ठीक है। मैं ब्राइब देता हूं किसी, मान लीजिए मुझे गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब चाहिए, मैंने वहां पर रिश्वत देके वहां से जॉब हासिल कर ली, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, जनता के हितों के खिलाफ है, तो ये बड़ी आसान बात है, लॉफुल होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए, और पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। तो लिखा है, ओनली प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट सफिशिएंट, इट मस्ट बी लॉफुल। एनीथिंग विच इज अनएथिकल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कैनॉट बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड कंसिडरेशन। समझ गए? आगे हमने लिख भी दिया कि भाई अनलॉफुल क्या होता है, व्हेन समथिंग इज फॉरबिडन बाय लॉ, लॉ ने मना कर रखा है आपको ये काम नहीं करना है तो नहीं करना है। इट इज ऑफ सच ए नेचर दैट इफ परमिटेड, यदि वो काम आपने किया, इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, उससे कानून का उल्लंघन होगा। यदि वो फ्रॉडलेंट है, अगर उसमें किसी पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी को इंजुरी हो सकती है, नुकसान होने की संभावना है, यदि वो अनएथिकल है, इमोरल है, और या फिर वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। Every agreement of which the object or consideration is unlawful is void. इस तरह के सभी एग्रीमेंट्स अनलॉफुल, इमोरल, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होने के कारण void होते हैं। समझ गए बच्चों? तो आज इतना ही रखते हैं। हमने कंसिडरेशन के बारे में बात की, उसका मीनिंग, उसका डेफिनेशन डिस्कस किया, और फिर हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पढ़े। वी टॉक्ड अबाउट द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कंसिडरेशन। एक बार अच्छे से पढ़िए, इनको अंडरस्टैंड कीजिए, फिर अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।